प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी लोगों का जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग सब्जेक्ट से कैलेंडर टॉपिक का पार्ट 3 लेके आए हैं। 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक चीज़ें देखी थी, सेकंड पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। उन्हीं बेसिक्स के आधार पे हमने 2 तरीके से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, कंसेप्ट के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का फटाफट आंसर दे सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हमें कंसेप्ट को समझना ज़रूरी होता है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ष का पुनरावर्तन। कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होती है उससे संबंधित हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसा कि मोहन का जन्म दिवस 10 जून 2017 का है। उस दिन रविवार था। वह अगले किस वर्ष रविवार को ही अपना जन्म दिवस मनाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी फिक्स वर्ष में उसने किसी वार को जन्मदिन मनाया है तो फिर से वह उसी वार को जन्मदिन मनाएगा आगे आने वाली किसी एक साल में। तो ऐसे ही यहाँ पर मोहन जो है वो रविवार को अपना जन्मदिन मनाया है, जो कि 10 जून 2017 में। अब 2017 के बाद आने वाली जो ईयर्स हैं उनमें वो अपना जन्मदिन मनाएगा, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन यह है कि जिस वर्ष में 10 जून को रविवार आई उसी वर्ष में वो दूसरा जन्मदिन जो है वो अपना मनाएगा। तो ये कंडीशन कब फॉलो करेगी? ये कंडीशन तब फॉलो करेगी जब कैलेंडर की पुनरावृत्ति होगी। मीन्स वैसा ही वर्ष फिर से पुनरावृत होगा, तब ऐसी डेट आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो उसी तरीके से सबसे पहले हम कंसेप्ट के माध्यम से देखेंगे कि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है। कंसेप्ट के माध्यम से हम किस प्रकार से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखिएगा, जैसे हम रिपीटेशन ऑफ मंथ्स का देखा था, महीनों का पुनरावर्तन देखा था, उसी तरीके से वर्ष का पुनरावर्तन हम देखेंगे। महीनों के पुनरावर्तन में हमने देखा था तो विषम दिनों के कारण से ही महीनों का लगातार पुनरावर्तन नहीं होता, और सेम चीज यहां पर भी लागू होती है कि कुछ जो ओड डेज आते हैं वर्ष में, उन ओड डेज के कारण से ही वर्ष का पुनरावर्तन नहीं होता। जैसा कि किसी एक वर्ष में 365 दिन या 366 दिन होते हैं, उनमें अगर हम ओड डेज निकालेंगे, विषम दिन निकालेंगे, तो सामान्य वर्ष में एक 365 वाले में और 366 वाले में 2 दिन विषम दिन आते हैं। ये दिन जो है इनके कारण से वार आगे बढ़ जाते हैं और सेम वार सेम डेट को नहीं आ पाते। तो क्यों न इन विषम दिनों पे हम कंसंट्रेट करें, और इन विषम दिनों से मिलके जब पूरा सप्ताह बन जाता है तब हो सकता है, तब जो है वो ईयर का रिपीटेशन पॉसिबल होगा। तो हम किस प्रकार से निकालते हैं, जैसा कि यहां क्वेश्चन में हमने लिया है 2017, तो हम 2017 लिख लेते हैं, 2018, 2019, 2020, 2021, इस प्रकार से कुछ जो है वो ईयर हम लिख लेते हैं। ये कुछ जो है वो ईयर हमने यहां पर लिख ली। अब देखिएगा यहां पर हम ईयर का पुनरावर्तन देखेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे इन ईयर्स में ओड डेज कितने। तो 2017 जो है वो हमारा सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में कितने ओड डेज होते हैं, तो यहां पर देखेंगे कि 1 होता है। 2018 ये फिर से सामान्य वर्ष है, 1 ओड डेज होगा। 2019 ये भी सामान्य वर्ष है, 365 दिन वाला, तो यहां भी 1 ओड डेज होगा। यहां पर 2 विषम दिन होंगे, 2 ओड डेज होंगे, क्योंकि ये 2020 है जो कि एक लीप ईयर है, अधिवर्ष है। 2021 में 1 होगा, 2022 में 1 होगा, 2023 में 1 होगा, 2024 में फिर से 2 होंगे, 2025 में 1, 26 में 1 और 27 में 1 होगा, 28 में जो है वो 2 होंगे, 29 में 1 होगा, और अगर हम 30 लेते हैं तो यहां पर भी 1 होगा। तो इस प्रकार से इनके जो है वो ओड डेज हमने ले लिए। अब देखिएगा मोहन का जो जन्म दिवस है वो कब है, वो है 10 जून 2017 का। 10 जून
2017 का। अब 10 जून 2017 से अब अगर हम देखेंगे तो देखो एक दिन ये यहां बढ़ जाएगा, अगर ये दिन नहीं होता तो 2017 से फिर 2018 भी रिपीट ईयर होता, लेकिन ये एक और डेज होने के कारण से एक दिन आगे बढ़ गया। तो यहां जहां जहां ये दिन है विषम दिन, इन दिनों को जोड़ेंगे और जहां पूरा सप्ताह बन जाएगा, इसका मतलब आगे वाला वर्ष जो है वो उस वर्ष का रिपीट हो जाएगा। जैसा कि 1 और 2, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 2022 तक जो है वो हमारे पूरा सप्ताह खत्म हो जाता है इन विषम दिनों को मिलाने से। तो 2023 जो है वो रिपीट हो जाएगा कौन से ईयर का? 2017 का। 2017 का रिपीट ईयर हो जाएगा 2023। कैसे पता चला कि ये जो विषम दिन है इनको हमने जोड़ा और जहां ये सप्ताह बना लेते हैं उसके अगले साल जो है वो उस साल का रिपीट होता है, पुनरावर्त होता है। तो इस प्रकार से अब अगर मोहन अपना जन्मदिन जो मनाएगा, अगर वह कंडीशन लागू करता है कि मैं संडे को ही मनाऊंगा, रविवार को ही मनाऊंगा, तो 2017 के बाद सीधा वो 2023 में अपना जन्मदिन मना सकता है। तो इस प्रकार से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं अगर कंसेप्ट के माध्यम से किया जाए तो। लेकिन बच्चे इसमें देखिएगा, इन्होंने जो बोला है वो 10 जून 2017 बोला है। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता कि 10 जून 2017 के बजाय तो 10 जून 2018 ले लें, तो किस प्रकार से सॉल्यूशन निकालते हैं? देखो, अगर 10 जून 2018 लेते हो तो 18 से जोड़ेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 कहां कंप्लीट हुए? 23 पर कंप्लीट हुए। तो इसका मतलब अगले साल जो है वो इस साल का रिपीटेशन होगा। मीन्स अगर वो 10 जून 2018 को जन्मदिन मनाएगा 2024 में, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। लेकिन बच्चों देखिएगा, ये ईयर जो है 2024 जो है वो एक लीप ईयर है। कैसी है? लीप ईयर। और ये कैसी है? एक सामान्य वर्ष। 2018 कैसी है? सामान्य वर्ष। तो अगर 2018 में क्वेश्चन दे दिया, यहां पर अगर कोई डेट पूछी गई और 2024 में अगर पूछा गया, तो ये ईयर का रिपीटेशन यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें फरवरी में 29 दिन हो जाएंगे और यहां फरवरी में 28 दिन है, इसलिए एक दिन जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई सामान्य वर्ष हो और उसके बाद अगर हम कंसेप्ट के माध्यम से कर रहे हैं, तो अगर आगे लीप वर्ष आ जाती है तो वो लीप वर्ष सामान्य वर्ष का कहीं रिपीटेशन नहीं होता। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात है, अगर ये 10 जून 2018 के बजाय डेट अगर यहां पर 10 जनवरी 2018 होती, तो क्या वो जन्मदिन 2024 में मनाता? तो यस, वो 2024 में ही मनाता। कारण क्या है इसका? क्योंकि 2018 का 2024 जो रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहां सप्ताह खत्म हो रहा है, तो यहां पर रिपीट जनवरी और फरवरी महीने तो होंगे, लेकिन फरवरी के जो 29 दिन और 28 दिन का जो फर्क आ जाएगा, उसके कारण से मार्च, अप्रैल, मई, ये आगे वाले जो महीने हैं फरवरी के बाद के, ये रिपीट नहीं होंगे। तो इसलिए हमें ध्यान ये देना है, अगर क्वेश्चन में जनवरी फरवरी तक का हो तो फिर ये 2024 वर्ष ही आंसर आएगा। किसका? 2018 का। रिपीटेशन ऑफ द ईयर 2024 जनवरी और फरवरी महीने तक होगा। तो आंसर अगर जनवरी का हो क्वेश्चन तो हम आंसर 2024 में देंगे। लेकिन अगर आंसर आपका जनवरी के बजाय, क्वेश्चन आपका जनवरी के बजाय जून हुआ, तो फिर हम 2024 जो है वो आंसर नहीं देंगे। फिर आगे हम चेक करेंगे। तो यहां देखिएगा, यहां हमारा 7 खत्म हुए, फिर आगे हम देखें अगर तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 28। तो अब इसके बाद की ईयर कौन सी आएगी? 29। तो इसका मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, 10 जून 2018 का मोहन का जन्मदिन था, तो वो अगला जन्मदिन अगर रविवार को ही मनाना चाहे तो वो कब मनाएगा? तो वो मनाएगा 2029 में। कारण यह है कि यहां जून महीने का पूछा गया है और जून महीना रिपीट होगा 2029 में जाके। तो ईयर का पुनरावर्तन कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हम इसी तरीके से अगर लीप ईयर का ले, मीन्स अगर 2020 का अगर हम ले लें यहां पर एग्जांपल, तो 2020 का अगर आप जोड़ते जाओगे ये विषम दिनों को, तो जहां खत्म होगा ये सप्ताह बनेगा, वहां सप्ताह के आगे जब तक लीप ईयर नहीं आए,
जब तक लीप ईयर नहीं आए तब तक वो ईयर जो है वो पुनरावृत्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम इससे सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये हमारा था कंसेप्ट। लेकिन कंसेप्ट जो है वो एग्जाम में कम काम आता है क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस होती है, तो हमें आंसर जो है वो ट्रिक के माध्यम से देनी होती है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमें ट्रिक से समझना हो तो किस प्रकार से समझेंगे, तो मैं आपको बात करता हूं आपसे ट्रिक के बारे में। इसकी जो ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है। जिस भी वर्ष का आपको दिया गया है, मान लो यहां पर क्वेश्चन जो दिया गया है वो 2017 का दिया गया है, तो आपको यह देखना है कि इसका ईयर रिपीटेशन कब होगा। लेकिन ध्यान रहे ईयर रिपीटेशन में जनवरी फरवरी जो है वो किसी सामान्य वर्ष का लीप वर्ष में भी रिपीट हो जाता है और लीप वर्ष का सामान्य वर्ष में भी रिपीट हो जाता है। लेकिन फरवरी महीने के आगे के महीने जो है वो सामान्य वर्ष के सामान्य वर्ष में रिपीट होते हैं और लीप वर्ष जो है वो लीप वर्ष के साथ ही रिपीट होती है। इस बात का जरूर ध्यान देना। यहां ट्रिक की अगर हम बात करें तो सीधी सी ट्रिक होती है। इसमें 3 चीजें हमें देखनी होती हैं। क्या? पहली कि दिए गया जो वर्ष है उसके अंतिम डिजिट में अगर 4 का भाग दिया जाए, जैसा कि यहां अंतिम डिजिट क्या है, 2017 का अंतिम डिजिट 17 है, तो 17 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, तो यहां पर शेष आएगा कितना, 1। तो यहां पर ट्रिक लगती है कि अगर 1 शेष आया तो हमें दिए गए वर्ष में 6 वर्ष जोड़ने पड़ते हैं। कितने जोड़ने पड़ते हैं? 6 वर्ष। और 6 वर्ष जोड़ेंगे तो वो ईयर जो है वो रिपीट होगी। जैसा कि 2017 का दिया था, तो 2017 में 6 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23। तो इस प्रकार से ईयर का अगर आपको रिपीटेशन निकालना है तो फिर कुछ इस प्रकार से लगेगा, दिए गए वर्ष के अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग दिया जाएगा, जो शेष आएगा वो निर्धारित करेगा कि कितना जोड़ना है। तो यहां अगर 1 शेष आया तो 6 वर्ष जोड़ने हैं। अगर शेष 1 के बजाय 2 या 3 आ गया, अगर आपके किसी क्वेश्चन में शेष जो है वो 2 या 3 आ गया तो उस केस में 6 के बजाय 11 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं? 11। तब हमारा आंसर होगा। और अगर शेष आपका 0 आ गया, कितना? 0। अगर शेष 0 आ गया तो हमें न 6 जोड़ने न 11 जोड़ने, कुल मिला के कितने जोड़ने? 28 जोड़ने। और ये तभी होगा जब लीप वर्ष होगा, क्योंकि लीप वर्ष में ही तो 0 आएगा, 4 का भाग देंगे तो अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग दीजिएगा। और अगर शेष 0 आता है तो 28 वर्ष जोड़ दीजिएगा दिए गए वर्ष में। अगर 2 या 3 में से कोई शेष आता है तो 11 जोड़ दीजिएगा दिए गए वर्ष में। और अगर दिए गए वर्ष में शेष 1 आता है तो उसमें आपको 6 जोड़ना है, तो आगे वाला रिपीट ऑफ द ईयर आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगर कंसेप्ट के माध्यम से करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा लेंथी रहेगा। आप ट्रिक के माध्यम से करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको करना होगा। अब देखिएगा बच्चों, एक मैं आपको एक्सेप्शनल केस बताता हूं ट्रिक से रिलेटेड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता कुछ इस प्रकार से कि किसी व्यक्ति का जन्म 1872 में हुआ, किसी व्यक्ति का जन्म 1872 में हुआ, अब उस व्यक्ति का आपको जन्मदिन फिर से वो कब मनाएगा, किस वर्ष मनाएगा, उसी वार को, तो हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें ये देखना है कि अगर जनवरी फरवरी जो महीने का अगर दे रखा है तो हमें ईयर का रिपीटेशन नहीं देखना, बस केवल कंसेप्ट के माध्यम से आप 7 जो डेज आ जाएंगे वो डेज वो जोड़ के अगले वर्ष में मना सकता है। और अगर जनवरी फरवरी का नहीं है, आगे के महीनों का है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 1872 जो वर्ष है इसका ईयर जो रिपीटेशन है वो कब हो रहा है। तो इसका ईयर रिपीटेशन अगर हम मेथड के इस ट्रिक के माध्यम से देखें तो दिए गए वर्ष में किसका भाग देंगे, 4 का। तो 72 में अगर 4 का भाग देंगे तो यहां शेष कितना आएगा, 0 शेष आएगा। और 0 शेष आता है तो हम दिए गए वर्ष में कितने जोड़ते हैं, 28 वर्ष। तो इसका मतलब 1872 में हम कितने जोड़ेंगे, 28 वर्ष जोड़ेंगे। और अगर 1872 में 28 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 1900 की वर्ष। कितनी आ जाएगी, 1900 की वर्ष। तो क्या 1872 की 1900 की वर्ष रिपीट हो रहा है,
तो यहां भी रिपीट नहीं हो रहा। देखिएगा, यहां हमने देखा था कि 4 का भाग देते हैं और अगर 4 का भाग देने पे अगर 0 आ जाता है तो कितने जोड़ते हैं? 28। हमने कुछ इसी प्रकार से किया। 1872 में 72 का अंदर 4 का भाग दिया, शेष 0 आया, प्लस 28 किया, 1900 हुआ। लेकिन ये तो कैसी ईयर है? सामान्य वर्ष। ये तो कैसे आ गई आपकी? सामान्य वर्ष। लेकिन लीप वर्ष जो है वो उसका तो ईयर का रिपीटेशन कब होगा? जब लीप वर्ष ही आएगी। यह आपकी अधिवर्ष है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के सामान्य वर्ष तो रिपीट हो ही नहीं सकता। तो यहां इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि यहां पर जो है वो 28 के बजाय हमें जोड़ने हैं कितने? 40 वर्ष। कितने जोड़ने हैं? 40 वर्ष। तो 1872 में 40 अगर हम जोड़ते हैं तो यहां पर आ जाएगा 1912। कितने आ जाएंगे? 1912। तो 1912 जो है वो 1872 का पुनरावर्ती ईयर होगी। 1912 1872 की पुनरावर्ती ईयर होगी। तो अब देखिएगा बच्चों, कई बार जो है वो कंफ्यूजन होता है कि ऐसा क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो यहां हमें ध्यान यही रखना है। और यह होता कब है? बच्चे कब ध्यान दें कि भाई इस प्रकार से हमें 28 के बजाय 40 जोड़ना है, यह कब देखा जाए? तो ये देखने के लिए हमें छोटा सा एक ध्यान रखना है कि अगर हम 28 जोड़ते हैं और ईयर जो है वो सेंचुरी ईयर आ जाती है, मीन्स शताब्दी वर्ष आ जाती है, तो वहां हमें यह चेक करना होता है कि क्या वो शताब्दी वर्ष लीप ईयर है क्या। क्योंकि नॉर्मली हमारा रूल ये होता है कि हर चौथी साल लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है। लेकिन जहां सेंचुरी खत्म होती है, 100 वर्ष जहां बनते हैं, वहां पर यह जरूरी नहीं होता कि हर चौथी साल लीप ईयर हो। जैसा कि हमने देखा 1896 की साल लीप ईयर है, उसमें 4 जोड़ो 1900 आ गया, लेकिन 1900 तो लीप ईयर नहीं है। तो यहां यह कंसेप्ट फेल होने के कारण से ही हमें यहां 28 की जगह कितने पे जाना पड़ रहा है? 40 पे जाना पड़ रहा है। तो बच्चों हमें ध्यान यहां यह रखना है, अगर हम दिए गए वर्ष में 4 का भाग देते हैं और शेष 0 आता है तो हम 28 जोड़ते हैं, लेकिन देखते हैं 28 जोड़ने के बाद आने वाला ईयर क्या लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष नहीं है तो हम वहां 28 के बजाय कितने जोड़ेंगे? 40, और वो हमारा ईयर का पुनरावर्तन होगा। तो यह था बच्चा ईयर का पुनरावर्तन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो किसी सेंचुरी ईयर का, किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन सा होता है या अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? तो ये अगर हम चेक करें तो किस प्रकार से करेंगे, देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी शताब्दी वर्ष का कौन सा वार पहला दिन हो सकता है। हमारे पास ऑप्शन है बुधवार, शुक्रवार, रविवार और सोमवार। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हमें छोटा सा एक कंसेप्ट समझना होगा। जैसा कि हमने 100 वर्षों में, 200 में, 300 में हमने देखे थे ओड डेज किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। पीछे के जो वीडियोज हैं, पहला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था, फिर एक बार देख लेते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि 100 वर्षों में ओड डेज कितने होंगे, विषम दिन कितने होंगे। तो प्रथम 100 दिनों में अगर हम देखेंगे तो 5 विषम दिन है, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। एक बार फिर हम देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से निकालते हैं। मान लो ये 100 वर्ष हैं और 100 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होंगे, क्योंकि हमें पता है कि सामान्य वर्ष में 1 ओड डेज होता है किसी वर्ष में और लीप ईयर में 2 होते हैं। तो इसलिए हमें लीप ईयर को अलग करना होगा। तो जनरली हम देखते हैं कि हर चौथा साल हमारा लीप ईयर होता है। तो 100 सालों में 4 का भाग देते हैं तो आता है 25, लेकिन यहां लीप ईयर 25 नहीं होंगे, क्योंकि अंतिम जो 100वां वर्ष है, 96 जो है वो लीप वर्ष है, लेकिन उसके बाद और 4 जोड़ेंगे तो 100 आता है, लेकिन 100वां वर्ष जो है वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष लीप ईयर तब होगा जब उसमें 400 का भाग लगेगा। लेकिन यहाँ 100 में 400 का भाग नहीं लग रहा, इसलिए ये 25 न होके 1 कम होता है, और कम होगा तो यहाँ पर लीप ईयर हो जाएंगे कितने? 24। अब 24 तो हमारे लीप ईयर हैं और बाकी के जो हैं वो हमारे सामान्य वर्ष हैं। 24 को अगर हम देखें ओड डेज तो 24 दूनी 48, 48 तो ओड डेज हो गए लीप ईयर के। और 100 में से अगर हम 24 माइनस करें, 100 में से 24 माइनस करेंगे तो सामान्य वर्ष कितने बच जाएंगे? 76।
और छिहत्तर इसमें ऑड डेज होंगे क्योंकि एक वर्ष में एक ही होता है, तो 76 ये और 48 ये, कुल मिला के ये हो जाएंगे 124। 124 विषम दिन है, इसमें फिर हम 7 का भाग देंगे, तो यहां पर इसको अगर काटेंगे तो 7 एकम 7, बच गए 5 और 4 हो गए 54। 7 का भाग देंगे, 7 7 49, 54 में से 49 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 5, तो 5 शेष होंगे 100 वर्ष में। तो इस प्रकार से 100 वर्ष में हो गए हमारे 5 दिन विषम दिन। फिर 200 वर्ष, 200 वर्ष में हो जाएंगे, देखो 5 दूनी 10 और 10 में फिर 7 का भाग देंगे तो कितने बचेंगे 3 दिन, तो यहां हो गए 3 दिन। फिर देखेंगे 300 में, और 300 वर्षों में अगर हम ऑड डेज देखें तो देखिएगा 200 और 100, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 300 हो जाएंगे। ऐसे 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, 8 में फिर 7 से काटेंगे तो कितना बच जाएगा 1 दिन। फिर इसी तरीके से अगर 400 में देखेंगे तो 400 में 400 का भाग देंगे, नहीं कि 4 का भाग, 400 में 4 का भाग 400 का भाग देंगे तो कितना विषम दिन आएगा 0 दिन, कोई दिन नहीं होगा विषम दिन। तो इस प्रकार से हम जो है वो इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं विषम दिनों की संख्या। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर हमें पता है कि वार जो है वो पहला वार कौन सा होता है, तो सप्ताह में पहला वार सोमवार से शुरू होता है। अब आप ट्रिक पे नहीं जाइएगा, मैंने ट्रिक पे आपको 1 नंबर रविवार को लगवाया था, वो हमारा ट्रिक था पढ़ने का, लेकिन कंसेप्ट के माध्यम से अगर हम बात करेंगे तो वार जो है वो सोमवार से ही शुरू होगा। और अगर सोमवार से शुरू होता है तो देखिएगा यहां 5 नंबर कौन सा वार जो है वो 5वें नंबर पे आएगा, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो इसका मतलब यहां पर कौन सा वार हो जाएगा शुक्रवार। लेकिन ये शुक्रवार क्या वर्ष के अंत में है या शुरू में, तो वर्ष के अंत में। ये क्या आ गया वर्ष के अंत में, कौन से वर्ष के अंत में, शताब्दी वर्ष के। तो 100वीं शताब्दी जो है इसके अंत में कौन सा दिन आ जाएगा शुक्रवार आ जाएगा। फिर 200वीं के अंत में कौन सा आ जाएगा, तो देखो तीसरा दिन कौन सा होता है, तो सोमवार के बाद मंगलवार और बुधवार, तो यहां कौन सा आ जाएगा बुधवार। और फिर जो है वो 300 में अगर हम देखें तो पहला दिन कौन सा है सोमवार, तो यहां क्या हो गया सोमवार हो गया। और उसके बाद 0, तो 0 किसको जाएगा 6 शनिवार तक हो गए नंबर, उसके बाद रविवार जो है वो 0 हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा रविवार। हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां रविवार हो गया। इस प्रकार से ये 4 बार ऐसे होंगे जो किसी सेंचुरी ईयर के अंतिम दिन होंगे, ये 4 बार। अब हम अगर शुरुआती अगर दिन निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिएगा बच्चों 100 वर्ष के बाद जैसा ही पहला साल आएगा और उसका पहला दिन आएगा तो वो कौन सी सेंचुरी का प्रथम दिन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 200वीं सेंचुरी का। 100 शताब्दी जब खत्म हो गई 100 वर्ष, उसके बाद अगला वर्ष 101 से शुरू होगा, उसका पहला जो दिन होगा वो दिन कौन सी शताब्दी का होगा, वो होगा 200वीं शताब्दी का। और वो पहला दिन कौन सा होगा, तो देखिएगा 100 शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा है 100वीं शताब्दी का शुक्रवार। तो इसके बाद अगला वार क्या आएगा शनिवार, और वो शनिवार दिन कौन सा आएगा 200वीं शताब्दी का प्रथम दिन, तो ये हो जाएगा आपका प्रथम दिन। और प्रथम दिन 200वीं शताब्दी का आ जाएगा शुक्रवार के बाद शनिवार। और ऐसे ही 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा है बुधवार, तो शुरुआती दिन कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर हम शुरुआती दिन देखेंगे 300 वाला होगा, और वो क्या होगा बुधवार के बाद क्या आता है गुरुवार, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा गुरुवार। और 300वीं शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार है, तो फिर 400वीं शताब्दी का पहला दिन इसके जस्ट बाद आएगा, तो सोमवार के बाद क्या आ जाएगा मंगलवार, तो यहां पर हो गया मंगलवार। अब देखिएगा बच्चों 500वीं का अगर हम देखें 500वीं शताब्दी वर्ष का, तो यहां पर देखिएगा 400 और 100 मिला के तो 500 है, तो 400 शताब्दी का तो कितना है 0 दिन विषम दिन है। फिर 100 और बच गए, 100 का कितना है 1 दिन है, तो यहां भी क्या आ जाएगा 1 दिन आ जाएगा।
सॉरी 100 जो है उसका कितना दिन हो जाएगा, 5 दिन हो जाएंगे, जैसा कि ऊपर दे रखा है। तो 500 का भी कितना आ जाएगा, 5 दिन, क्योंकि 500 में 400 है उसका 0 है, और 100 जो बच गए उसका कितना आ गया, 5 दिन आ गया। तो ऐसे ही यहां पर जो है वो हमारा फिर से 5 दिन हो गया। तो इसका मतलब 100वीं शताब्दी जो है उसका पहला दिन कौन सा है, तो देखिएगा रविवार के बाद पहला दिन 500वीं शताब्दी का होगा, 500वीं शताब्दी का रविवार के अगला दिन होगा सोमवार। ऐसे ही आप यहां पर देखोगे 100वीं शताब्दी का पहला दिन जो है वो भी क्या होगा, वो भी सोमवार होगा। कौन सा होगा, सोमवार। यहां 500वीं शताब्दी का भी कौन सा वार होएगा, सोमवार पहला। तो ऐसे ही यहां पर भी क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो बच्चों ये हमें इस तरीके से हम समझ भी सकते हैं और थोड़ा सा ध्यान भी रख सकते हैं। यहां पर हमने देखा कि अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, और शुरुआती दिन कौन से होते हैं, सोमवार, शनिवार, गुरुवार, मंगलवार। तो यहां पर सोमवार जो वार है यह शुरुआती दिन भी है और यहां पर अंतिम दिन भी है। तो सप्ताह का सोमवार ही ऐसा वार है जो किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। बाकी जो वार हैं वो कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। 3 वार ऐसे हैं जो शुक्रवार, बुधवार और रविवार ये अंतिम दिन हो सकते हैं, और आपका मंगलवार, शनिवार और गुरुवार ये जो हैं वो पहला दिन हो सकते हैं, प्लस सोमवार दोनों में आ सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन था, किसी शताब्दी वर्ष का कौन सा वार पहला दिन हो सकता है, तो इन चारों ऑप्शन में से अगर हम देखें तो यहां पर आंसर आएगा पहले दिन में सोमवार। तो आंसर हो जाएगा सोमवार। बच्चों समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, पहले के एग्जाम में आए हुए भी हैं, इसलिए मैंने यहां पर डिस्कस किया है। इस कंसेप्ट को जरूर ध्यान में रखें और उसके माध्यम से जो है वो हम आंसर दे सकते हैं। एक और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लेके आते हैं। चलिए विद्यार्थियों, एक और क्वेश्चन है छोटा सा। यदि आज मंगलवार है तो 10 सप्ताह तथा 52 दिनों के पश्चात क्या वार होगा। आज क्या वार है, मंगलवार। और फिर पूछा गया है कि 10 सप्ताह तथा 52 दिन के पश्चात। अब यहां यह जरूर ध्यान देना, क्या पूछा गया, पश्चात, 52 दिनों के बाद कौन सा वार होगा। तो जब हम देखेंगे किसी भी सप्ताह का कोई वार दिया हुआ और फिर उसके बाद पूछेगा भाई 8 सप्ताह के बाद या 20 सप्ताह के बाद कौन सा वार होगा, तो सेम वार होगा, क्योंकि सप्ताह के बाद जो वार है वो रिपीट होता है। आज मान लो सोमवार बोला गया और 1 सप्ताह के बाद कौन सा वार आएगा, तो सोमवार ही आएगा। तो इसी प्रकार से यहां 10 सप्ताह का कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 52 दिनों के पश्चात, तो 52 दिनों में हम देखेंगे वही विषम दिन, 52 में भाग देंगे 7 का, 7 7 49, कितने बचे, 3 दिन, 3 शेष बचा तो 3 ऐड कर दीजिएगा, और 3 ऐड करेंगे तो मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, शुक्रवार, क्योंकि 3 दिन बचे थे, 3 दिन हमने इसमें मंगलवार में ऐड कर दिया। लेकिन बच्चों ध्यान दें, यहां पर बोला गया पश्चात। अगर आपसे यह पूछा जाता कि 10 सप्ताह तथा 52वां दिन, 52वां दिन कौन सा होगा, तो 52वां दिन कौन सा होगा, तो हमें 1 माइनस करना होगा। किस में से, यहां 3 आए, 52 में भाग दिया 7, 3 शेष आ गए। अब 3 में 1 माइनस करो तो 2, तो मंगलवार में 2 जोड़ेंगे तो मंगलवार के बाद बुधवार और गुरुवार, तो आंसर हो जाएगा गुरुवार। कब, जब आपसे पूछा जाए 52वां दिन, तो गुरुवार होगा आंसर। और अगर आपको 52 दिनों के पश्चात पूछा जाए कौन सा वार होगा, तो आंसर आएगा शुक्रवार। तो बच्चों एक और छोटा सा हमने क्वेश्चन लिया है कि किसी महीने की 25 तारीख को रविवार है, तो उसी महीने की 2 तारीख से पहले कौन सा वार था। किसी महीने की 25 तारीख को आपको बोला गया, क्या बोला गया, रविवार, और पूछा कि 2 तारीख से पहले, मतलब 1 तारीख, 2 तारीख से पहले क्या है, 1 तारीख, तो 1 तारीख को कौन सा वार होगा, 2 तारीख से पहले, तो 2 तारीख से पहले का मतलब है 1 तारीख को बताना हमें।
अब देखिए 1 तारीख का अगर हम बताएंगे तो या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई 25 माइनस 7, 25 माइनस 7 जो है वो 18 होगा, 18 को भी क्या होगा, रविवार होगा। 18 से पहले 7 तो 11 को भी क्या होगा, रविवार होगा। 11 माइनस 7 तो 4 को भी क्या होगा, रविवार होगा। और फिर आप काउंट कर सकते हैं कि रविवार 4 को है तो शनिवार 3 को है और 2 को शुक्रवार है तो 1 को क्या वार आएगा, गुरुवार आएगा। तो इस प्रकार से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या सीधा सा इसका तरीका होता है कि 25 तारीख को आपको बताया गया है और 1 तारीख को आपको पूछा गया है, तो 25 माइनस में कर दें क्या, 1, और 25 माइनस 1 करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 24। अब 24 में आप विषम दिन निकालो, 7 का भाग दे लो, 7 × 21 कितने बच गए, 3 दिन बच गए। कितने बच गए, 3 दिन बच गए। अब 3 दिन हमें आगे जाना है कि पीछे आना है, तो पीछे आना है, क्योंकि हमें आगे की तारीख का तो बताया गया और पीछे की तारीख को पूछा गया है, 1 का पूछा गया है, तो हमें पीछे आना है। कितने दिन, 3 दिन। किससे, रविवार से। और रविवार से 3 दिन पहले आएंगे तो 1 तो हो जाएगा शनिवार, फिर शुक्रवार और फिर क्या हो जाएगा, गुरुवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 तारीख को गुरुवार। तो इस प्रकार से भी हम आंसर दे सकते हैं, माइनस करें और फिर विषम दिन निकालें और उन विषम दिन को आगे आप पीछे ले जाएं और फटाफट जो है वो आंसर निकाल लें। एक टाइप का क्वेश्चन और हम सॉल्यूशन करते हैं। चलो देखिएगा बच्चों, एक और क्वेश्चन हमने यहां पर अलग टाइप का लिया। किसी 31 दिन के किसी महीने में, ऐसा महीना जिसमें जो 31 दिन का हो, उस महीने की किसी 1 तारीख को अगर रविवार हो तो उस महीने में कितने शनिवार या सोमवार होंगे। मीन्स कोई ऐसा महीना जो 31 दिन का हो और उस 31 दिन के महीने में अगर 1 तारीख को रविवार हो तो आपको पूछा है कि शनिवार और सोमवार उस पर्टिकुलर मंथ में कितने होंगे या कितनी बार रिपीट होंगे, ये दिन, ये वार। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं देखिएगा। एक बार मैं छोटा सा आपको कैलेंडर बना के दिखाता हूं। कैलेंडर में किस प्रकार से 31 दिन जो हैं वो हम दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें किसी कैलेंडर में मंथ कुछ इसी प्रकार से बना रहता है। तो यहां हम देखेंगे कि सोमवार अगर 1 तारीख को है तो ये कितनी बार उस महीने में आएगा। तो देखिएगा 1, 2, 3, 4 और 5 बार आया। तो इसी प्रकार से मंगलवार जो है ये भी 5 बार आया, बुधवार जो है ये भी 5 बार आया। लेकिन इसके बाद जो वार आ रहे हैं वो 4 बार आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 31 दिन का महीना है और उस महीने में जो 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को जो वार होंगे वो कितनी बार रिपीट होंगे, 5 बार आएंगे। और बाकी के जो वार हैं वो कितनी बार आएंगे, 4 बार। तो इसी प्रकार से हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया वो पूछा गया कि 1 तारीख को अगर रविवार है तो उसमें शनिवार और सोमवार कितनी बार आएंगे। तो देखो रविवार के बाद एक तो रविवार 1 तारीख को, अब 2 तारीख और 3 तारीख को जो वार आएंगे मतलब सोमवार और मंगलवार वो कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। जो 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को जो वार होंगे, यहां पर 1 तारीख को रविवार बताया गया क्वेश्चन में, तो 1 को रविवार, 2 को सोमवार और 3 को मंगलवार, ये 3 जो वार हैं वो कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। लेकिन उसके बाद जो वार हैं वो कितनी बार आएंगे, 4 बार। तो हम इसमें आंसर क्या दे सकते हैं कि अगर सोमवार है, क्योंकि रविवार के तुरंत बाद 2 तारीख को सोमवार है और 2 तारीख को जो वार होगा वो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। लेकिन उसके बाद 3 में भी शनिवार नहीं है, 4, 5, 6, 7 उनमें अगर शनिवार है तो ये कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। तो इसको समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका यही है कि हमने एक बार इसको देख लिया। अब बस केवल इतना ही समझना कि जो वार अगर महीना 31 तारीख का हो तो 1, 2, 3 तारीख को जो होने वाले वार हैं वो 5 बार आएंगे, बाकी के सारे वार 4 बार आएंगे। ऐसे ही अगर महीना 30 का हो तो केवल 1 और 2 तारीख को जो वार आते हैं वही 5 बार आते हैं, बाकी के 4 बार। और ऐसे ही अगर महीना 28 का हो तो जो 1 तारीख को वार आता है वो भी 4 बार आता है
और ऐसे ही सातों बार जो है वो 4-4 बार ही रिपीट होते हैं। तो ये हमें देखना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। आंसर यहां पर सोमवार 5 बार, शनिवार जो है वो 4 बार। तो बच्चों यहां पर हमारा कैलेंडर टॉपिक जो रीजनिंग का था वो कंप्लीट होता है। आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लोग मोटिवेट हों और जितना हमारे पास है हम लोग आपको डिलीवर कर सकें। बेस्ट ऑफ लक।